तो नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2024 लोकसभा इलेक्शंस की और समझेंगे कि बीजेपी ने 2024 के जनरल इलेक्शंस में मेजर सीट्स क्यों खो दी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शंस इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक लैंडमार्क टर्निंग पॉइंट रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, जिन्हें देश के मेजॉरिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी जीत थर्ड टाइम में फुल मेजॉरिटी के साथ होगी और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, उसी बीजेपी ने बहुत सारी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सीट्स हार के ऑलमोस्ट सारे देश को शॉक कर दिया। साथ ही में इसकी वजह से इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में भी देश को शॉक कर दिया। पर यह हुआ कैसे, आज की वीडियो में हम जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे हमारे देश के फाइनेंशियल मार्केट में इसके चलते क्या हुआ। सो लेट्स रोल द चैनल इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। देखिए, देश के आज़ाद होने के बाद इंडिया में मैक्सिमम पीरियड इंडियन नेशनल कांग्रेस या उनकी अलायंस यूपीए ने रूल किया है। बीजेपी की गवर्नमेंट सबसे पहले 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पावर में आई थी, लेकिन फुल मेजॉरिटी ना होने की वजह से 13 महीनों में सरकार गिर गई थी। 1999 के नेशनल इलेक्शंस के बाद बीजेपी अच्छी सीट्स जीतने के बाद एक कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए बनाई, जिसने फुल 5 इयर्स का टर्म पूरा किया। ये ऐसा कर पाने वाली पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी अटल जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में। 2004 के नेशनल इलेक्शंस में एनडीए को हराने के बाद कांग्रेस की अलायंस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या यूपीए की गवर्नमेंट बनी, जिसने 2 फुल टर्म्स जीते 2014 तक। फिर 2014 में इंडिया में मोदी वेव चली और बीजेपी ने फिर से मैसिव विन के बाद सरकार बनाई, और ये सरकार कोई कोएलिशन डिपेंडेंट नहीं बल्कि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट यानी पूर्ण बहुमत सरकार थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने। इसमें बीजेपी ने खुद 282 सीटें जीती थीं और उनकी अलायंस एनडीए ने 336 सीट्स। ये एक मैसिव और लैंडमार्क विक्ट्री थी। इसके बाद 2019 में ये सेम चीज़ रिपीट हुई और बीजेपी की एक फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनी, जिसमें बीजेपी ने लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सीट्स यानी 303 सीट्स जीती और उनकी अलायंस एनडीए ने 353 सीट्स जीती और बीजेपी अनडिफीटेबल सी दिखने लग गई थी। उसी तरह इस बार 2024 के जनरल इलेक्शन में भी देश के मेजॉरिटी लोग बीजेपी की भारी जीत को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहीं बीजेपी का टारगेट तो इस बार 400 प्लस सीट्स का था। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, अब की बार वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स के हिसाब से भी बीजेपी ऑन एन एवरेज 350 सीट्स के आसपास लाती दिख रही थी। पर 4 जून 2024 के दिन जो हुआ वो अपने आप में काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। बीजेपी 240 सीटों में सिमट के रह गई, वहीं उनके अलायंस को भी टोटल 293 सीट्स ही मिली। इनफैक्ट ऑपोजिशन, जिन्हें एग्जिट पोल्स के हिसाब से 131 से 166 सीट से ज़्यादा सीट्स मिलने के चांसेस नहीं थे, उन्होंने काफ़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दिखाया और 232 सीट्स ले आए। हालांकि ओवरऑल बेसिस पे बीजेपी एंड एनडीए की टोटल सीट्स मिला के इनके पास मोर देन सफिशिएंट सीट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली उनकी गवर्नमेंट थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रिपीट करेगी। बट बीजेपी ने इतनी सारी सीट्स हारी क्यों, आइए जानते हैं। देखिए, इंडिया की टोटल आबादी 140 करोड़ में से लगभग 70% यानी लगभग 97 करोड़ लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से इस बार ऑलमोस्ट 64 करोड़ प्लस लोगों ने वोट डाले, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% महिलाएं थीं। देखिए, लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है 543। उसमें से सरकार बनाने के लिए मिनिमम 272 सीट्स चाहिए। अगर किसी पार्टी ने ये नंबर हिट कर दिया तो वो फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है। अगर इससे कम आया तो दूसरी पार्टी के साथ कोएलिशन या अलायंस करके मिनिमम 272 सीट्स बना के गवर्नमेंट फॉर्म करी जाती है। लास्ट 2 टर्म्स में 272 की जगह अकेले बीजेपी ने ही 282 और
303 सीट्स हासिल कर ली थी और एनडीए अलायंस के साथ इससे कहीं ज्यादा। लेकिन इस बार 303 की जगह बीजेपी ने अराउंड 20% सीट्स लूज करके सिर्फ 240 सीट्स ही जीती हैं और एनडीए अलायंस के साथ 293 सीट्स ही जीती हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट रीजंस देखते हैं। देखिए, वैसे तो बीजेपी की पैन इंडिया मल्टी स्टेट इक्वेशंस अलग हैं, जिसमें कई स्टेट्स ने बीजेपी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीटें जीती, बिहार में 29 में 12 सीटें जीती, गुजरात में 26 में 25 सीटें जीती और ओडिशा में 21 में 20 सीटें जीती। वहीं पर कुछ स्टेट्स में ऑपोजिशन की अलायंस INDIA बीजेपी की अच्छी खासी सीट्स जीत ली, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और सबसे चौंकाने वाला यूपी। इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर बना उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जहां पे समाजवादी पार्टी ने अकेले ही बीजेपी को 3 सीट से पीछे कर दिया और इंडिया अलायंस के साथ 10 सीटों से। एक कहावत है ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी होके ही जाता है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस पार्टी या अलायंस की बनेगी, इसमें यूपी काफी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स यूपी में यानी 80 सीट्स हैं। अगर इसे हम पिछले दोनों टर्म्स से कंपेयर करें तो 71 सीट्स और 62 सीट्स बीजेपी ने जीत के ऑपोजिशन को क्लीन स्वीप किया था, बट इस बार 33 सीट्स में ही सिमट कर रह गई। इसके पीछे सबसे पहला रीजन है बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम पहले ये बात काफी उड़ रही थी कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ को सीएम की पोस्ट से हटाना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद उनमें लोग नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखने लगे थे। 2023 के एंड में ये रूमर या थ्योरी काफी चलने लग गई थी, क्योंकि राजस्थान, एमपी और हरियाणा में कुछ अनपॉपुलर फेसेस को चीफ मिनिस्टर के लिए बीजेपी ने अपॉइंट किया। अब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी काफी स्ट्रांग है और लोग उनके काम से, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, काफी प्रेस करते हैं उन्हें, और वो काफी लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में सेंट्रल लीडरशिप एक ऐसे लोकप्रिय नेता को रिप्लेस करने की थ्योरी को लोगों ने पॉजिटिवली नहीं लिया। दूसरा रीजन है टिकट मिसडिस्ट्रीब्यूशन। बीजेपी के टॉप लीडरशिप का फैसला अपने कैंडिडेट्स को जबरदस्ती रखने का लोकल्स और आरएसएस कैडर के विरोध के बावजूद उन्हें 10-15 सीट्स पे काफी महंगा पड़ा। वेस्टर्न यूपी में राजपूत कम्युनिटी की नाराजगी और इंडिया अलायंस के बीजेपी की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ज्यादा टिकट नॉन यादव ओबीसी जैसे कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्या को देने से बीजेपी को स्टेट में बड़ा नुकसान हुआ। टॉप लीडरशिप का काफी सारे सिटिंग एमपीज यानी 62 में से 47 को दोबारा फील्ड करने का फैसला भी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट का कारण बना। देखिए, बीजेपी की अग्निपथ स्कीम बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगी। लोगों का कहना था कि इसमें एम्प्लॉयमेंट टेन्योर बहुत ही शॉर्ट है और फ्यूचर अनसिक्योर है। यह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बना बीजेपी को वोट ना जाने का। चौथा रीजन है साइडलाइंड बीएसपी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी इस इलेक्शन में बिल्कुल ही साइलेंट मोड में चली गई थी। पहले इनके एक्टिव कैंपेन की वजह से दलित वोट्स बीएसपी की तरफ पोलराइज हो जाते थे और वोट्स डिवाइड हो जाते थे। इस बार उनके एक्टिव कैंपेन ना करने की वजह से ये सारे वोट्स ओबीसी के नाम पे इंडिया अलायंस या ऐसे कहें कि समाजवादी पार्टी को मिल गए हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स बढ़ गए। देखिए, सारी पार्टीज ने काफी ट्राई कर लिया था, बट बीजेपी को हरा नहीं पा रही थी। इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि अगर सारी ऑपोजिशन एक साथ आ जाए तभी बीजेपी को हराने के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए इन सारी पार्टीज ने मिलके इंडिया अलायंस बनाया और ये सक्सेसफुल भी रहा। जो वोट्स पहले डिवाइड हो जाते थे, जिसका बीजेपी को बेनिफिट होता था, वो सारे वोट्स एक अलायंस की तरफ इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स में इंडिया अलायंस ने ज्यादा सीट्स जीती बीजेपी की कंपैरिजन में। ये नारा बीजेपी को महंगा पड़ गया। इसका ऑपोजिशन को बेनिफिट मिला, क्योंकि ऑपोजिशन ने यह मुद्दा उठाया कि अगर 400 सीट से ज्यादा बीजेपी की आएगी
तो उनकी इतनी ह्यूज मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को चेंज कर देंगे, जिससे फ्यूचर में इनको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल होगा और रिजर्वेशन लॉस पे भी फर्क पड़ेगा। इस फियर को देखते हुए कुछ लोगों ने कॉशियसली वोट किया और बीजेपी के नंबर्स काफी कम रह गए। See, in the last few months prior to the election, the campaign of BJP talked less about their development and future development and improvement plans and focused more on caste and sect-based speeches, which was not taken very appropriately by the people. अगर बीजेपी सिर्फ अब तक किए गए डेवलपमेंट्स और आगे के डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में बात करती तो उनके वोट सेफ रहने और बढ़ने के अच्छे चांसेस थे। देखिए, सोशल मीडिया के मैसिव रीच की वजह से ऑपोजिशन के कुछ मुद्दे रिपीटेडली बीजेपी को टारगेट कर रहे थे और लोगों के फोन्स पर रिपीटेडली दिख रहे थे, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। या कुछ ऐसे लोग जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनका बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद ऑपोजिशन रिपीटेडली कर रहा था और रील्स, शॉर्ट, यूट्यूब और ट्विटर ने इनको मिलियंस ऑफ लोगों को दिखाया, जिससे वोट्स कमाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे बीजेपी के वोट्स पे बड़ा हिट लगने के। इनमें से क्या सच है और क्या सच नहीं है हम इसमें नहीं जाएंगे, बट हाँ, इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लो वोट्स के फॉर्म में देखने को मिला। देखिए, बीजेपी के कम नंबर्स और इलेक्शन के ऐसे रिजल्ट्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया। इसकी वजह से मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स हाईएस्ट पे पहुंच गया, यानी 29.79, जो कि मार्च 2022 के बाद हाईएस्ट है। सारे सेक्टर्स रेड में थे। बैंक के स्टॉक करीब 8% गिर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स 10.5% ड्रॉप हो गए, रियल्टी सेक्टर के 9% से ज्यादा ड्रॉप हो गए, ऑयल एंड गैस करीब 12% लूज कर गए, स्टेट रन कंपनीज के 16% तक रिट्रीट हो गए। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स में, जो कि 19% से ड्रॉप हो गए। वैसे एग्जिट पोल्स के बाद ग्रुप के स्टॉक्स 4 to 18% बढ़े थे। द एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल एस्टिमेटेड 322 to 340 सीट्स फॉर द बीजेपी। मार्केट उस टाइम पे ऑल टाइम हाई थी, बट रिजल्ट पे एकदम से क्रैश कर गई। स्पेसिफिक्स की बात करें तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 4,400 पॉइंट से गिर गया और निफ्टी 50 1,400 पॉइंट्स के आसपास से। इस मेजर क्रैश की वजह से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन से वाइप आउट हो गए। देखिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इम्पैक्ट कुछ दिनों के लिए है और उसके बाद करेक्शंस होने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्शन के रिजल्ट से ज्यादा लिंकेज नहीं होनी चाहिए। पोर्टफोलियो प्लानिंग एज पर गोल्स एंड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ना कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बेसिस पे। यही बात लागू होती है एसआईपी पे भी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एसआईपी स्टार्ट करने के लिए इलेक्शन रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपने कुछ पोर्टफोलियो को डेट फंड या गोल्ड ईटीएफ में भी डाल के वोलेटिलिटी रिस्क को कम कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए अभी इनमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी जगह लार्ज कैप को कंसिडर कर सकते हैं। खैर, ऐसे जो भी डिसीजन है ये अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही लेने चाहिए। तो दोस्तों, इन कंक्लूजन, बीजेपी के 2024 लोकसभा इलेक्शंस में मेजर सीट्स हारने का फाइनेंशियल मार्केट पर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अभी स्टॉक मार्केट रिएक्शन, फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, करेंसी फ्लक्चुएशन, पॉलिसी अनसर्टेनिटी और सेक्टरल इम्पैक्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद ही कुछ सर्टेनिटी से कह पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और कंटेंट्स के लिए। कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी और वीडियोस को भी देखें। आई एम श्योर आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। बाय बाय, जय हिंद।